पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के टॉपिक तक कंप्लीट। ओके, अब देखो इतना पढ़ा है, अब इस पे आगे हमको क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा ये होगा कि क्वेश्चन के आंसर तुमको देने हैं। ठीक है, अब जिसने ठीक से पढ़ा होगा मैं गारंटेड दे रहा हूँ यहाँ तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे अपने आप ही देगा। ठीक है आंसर। अब देखो पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम्ब पर सेकंड कॉल्ड। सीधी सीधी बात है, आई इक्वल टू फॉर्म होता है क्यू अपॉन टी। ओके, तो आई जो है वो क्या है, करंट। व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर व्हेन स्विच ऑन द लाइट। ये पूछ रहा है, हिंदी में बताता हूं मैं कि अगर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वायर के क्रॉस क्या चीज फ्लो होती है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ओके, विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिकल करंट इन मेटेलिक कंडक्टर। कौन सा पार्टिकल है जिसपे इलेक्ट्रिकल करंट चलता है। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। इन विच डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड ए सर्किट। अभी बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होगी। ओके, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा माइनस टू प्लस। ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट डायरेक्शन इन दोनों की एक दूसरे में। इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन फ्लो। डायरेक्शन ये होगा कि माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ को फ्लो होंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल यूनिट। ओके, अब 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 कूलम्ब इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है, बिकॉज 1 एम्पियर करंट तब होगा जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के अंदर फिल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर है एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट जिसने लिखा होगा वो तुरंत से तुरंत बता देगा। हाउ मेनी मिली एम्पियर आर इन 1 एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर मैंने उसमें बताया था कि 1000 से भाग कर देंगे तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा 1 एम्पियर। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे 1000 मिली एम्पियर होके 1 एम्पियर करंट बना पाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर। माइक्रो होता है 10 की पावर 6, मतलब उस माइक्रो मिली का भी अगर हम 1000 पार्ट कर दें, समझे, तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम माइक्रो एम्पियर। ठीक है, विच और चलो इसके यहाँ 8 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, आगे का खुद भी ट्राई करो। ओके, ये इतने क्वेश्चन है, अगर कोई नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसने ठीक से पढ़ा होगा मैं गारंटी दे रहा हूँ आराम से सॉल्यूशन करवाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, अभी तक जैसे मैंने 5 मिनट में ही, मुझे लग रहा है 2 मिनट भी नहीं लगे, 8 क्वेश्चन तक सोल्व हो गए। अगले 5-6 मिनट में आप भी सोल्व कर दोगे गारंटी के साथ। ठीक है, इस वीडियो में अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओके, अब देखो ओम्स लॉ कहता क्या है, सबसे पहले इस चीज को हिंदी में ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ बोलता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल वायर में हम कोई करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अप्लाइड वोल्टेज के। कि अगर कोई, दिखाता हूं आपको, जैसे वायर है, ठीक है, यहां से यहां तक है, तो इसमें अगर मैं कोई करंट फ्लो कर रहा हूं, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मान लो या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मान लो, तो वो करंट का मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनते जाना एक वर्ड को क्या बोल रहा हूं, करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा अप्लाइड वोल्टेज, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई करा है मैंने। ठीक है, दोबारा से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इससे इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो डिपेंड करेगा अप्लाइड वोल्टेज के इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस। ओके, दिस इज ऑल्सो रिटन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो ये रहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा I, मतलब जैसे या तो करंट बढ़ाओ तो वोल्टेज बढ़ेगा। हिंदी में मतलब इसका सिर्फ यही है कि अगर आपको करंट बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ओके, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, I और V, तो जब इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो V इक्वल टू R आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह, और I पहले से ही है। ओके, मल्टीप्लाई में, तो ये जो R है यहाँ पे जो I है इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई अपोजिशन क्रिएट हो रही है किसी सर्किट में करंट फ्लो के
उसमें मतलब कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, हिंदी में बोलते हैं इसको बाधा, कि अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है और ये जो मटेरियल है उसमें कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है, रोक रहा है उसको करंट को, उस रोकने को मतलब जो जो ट्राई कर रहा है मटेरियल, इसी को रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अब ये मटेरियल थोड़ा कम या ज्यादा कुछ कर रहा होगा, लेकिन जब दूसरा मटेरियल होगा ये वाला, ये कुछ और रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करेगा, समझ गए? तो वो चीज डिपेंड करेंगी अलग अलग प्रॉपर्टीज पर, और वो प्रॉपर्टीज मैं आगे रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में डिस्कस करूंगा, ठीक है? इस फॉर्मूले को नोट कर लो, V अपॉन आई इक्वल टू होता है R, और जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे डिपेंड करेगा इस पे, क्या बोलते हैं, मटेरियल का लेंथ क्या है और एरिया क्या है और उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है। 3 पॉइंट बोले मैंने रेजिस्टिविटी टॉपिक पे, ये चीज याद काम आएंगी, पहले लेंथ, फिर एरिया और फिर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके, अब ये चीज हो चुकी है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट V बाई आई इक्वल टू R, ये यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इट्स कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कहने का मतलब सारा वीडियो में अभी तक ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो जो है वो रेजिस्टेंस है, समझ गए? कि कितना वोल्टेज अप्लाई करा और कितना हमको करंट मिला, तो उन दोनों का जो रेशो है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है? द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यही कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। डायरेक्टली होता है मतलब जो ऊपर होता है, और इनवर्सली होता है नीचे वाला। डायरेक्टली का मतलब होता है कि, अब डायरेक्टली और इनवर्सली का मीनिंग समझा देता हूँ। डायरेक्टली का मीनिंग है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसी रेशो में शायद ये भी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी घटेगी। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, लेकिन अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, समझ गए? ये है कहने का मतलब। और नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसमें हम ये चीज अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? अभी तो मैंने बता दिया कि V और I का रेशो ही रेजिस्टेंस है। इसमें समझ चुके होंगे, अभी देखना 2 मिनट के बाद, कि ये आखिरकार हुआ कैसे है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, ठीक है? ये समझते हैं सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू। इस किताब में दे रखा है, देखो पीछे हमने यहाँ पे पढ़ा था ये सर्किट डायग्राम, ये वाला। ये वाला, ठीक है? इसमें देखो ध्यान से कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी रैंडमली डायरेक्शन है, ठीक है? किसी की इधर थी, किसी की इधर उधर हो रही है, ठीक है? लेकिन जब हम इसमें कोई डायरेक्शन में ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इस एंड पे और इस एंड पे, ठीक है? ये वाला और ये वाला, इस एंड पे और इस एंड पे प्लस माइनस का बैटरी से कनेक्ट करा है, तो होगा क्या कि देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ एक साथ से, तो देखो इन सबकी अलग अलग डायरेक्शन थी, ठीक है? तो ये जो इसमें जब अप्लाई हुआ पोटेंशियल डिफरेंस एक साथ से, तो इनमें जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, किसी की डायरेक्शन किधर है, तो ये कुछ अपोजिशन क्रिएट करेंगे ना। ये जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनमें ये कुछ अपोजिशन क्रिएट करेंगे, समझ के? कॉलिजन होगा इन दोनों के बीच में। कुछ आ रहे हैं और ये पहले से इधर उधर घूम रहे हैं, तो एक समझ गए, एक दूसरे से कोई इधर उधर भाग रहे हैं, कोई सीधा आ रहे हैं, तो उनके बीच में कॉलिजन हुआ ना। तो ये जो कॉलिजन होकर फिर ये आगे को थोड़ी देर बाद चलेंगे, तो यही जो टाइम डायलेशन हुआ है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन हुआ है, तो इसी वजह से तो रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है, मतलब इसी वजह से तो बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की तो डायरेक्शन थी इधर उधर और वो आ रहे थे सीधी लाइन में, तो वो टकराएंगे ना, तो उन टकराने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट होगी, ठीक है? ध्यान से सुनना नहीं होगा तो मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ऐसे सीधे चले होंगे, और ये जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनों की डायरेक्शन उल्टी सीधी होती है पहले से मटेरियल में। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएंगे तो इनों के साथ इनका कॉलिजन होगा, ठीक है? जो ये इलेक्ट्रॉन जब कॉलिजन होगा तो यहाँ पे बाधा उत्पन्न होगी, ओके, इन सीधी डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसी बाधा को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है? बाधा समझने का मीनिंग था यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। ओके, अब
ये पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि आखिरकार बाधा उत्पन्न हुई कैसे थी। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इनों की उल्टी सीधी डायरेक्शन की होने की वजह से, बिकॉज कुछ आ रहे थे सीधी डायरेक्शन में, कुछ पहले से उल्टी सीधी डायरेक्शन में थे, तो उनों का और इन जो सीधी डायरेक्शन में रहे थे इनों का कोलिजन हुआ था। तो उस कोलिजन की वजह से जो बाधा उत्पन्न हुई है उसी चीज को हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे कि आखिरकार रेजिस्टेंस बना कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस और आई का रेशो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? ठीक है, जब किसी वायर में 1 वोल्ट का करंट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाए और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो उन दोनों के रेशो को हम 1 ओम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन 1 पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू इट। ओके, समझ चुके होंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस तब होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस। समझ गए? यहाँ पे और यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं मैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूं और इसके थ्रू, इस क्लोज लूप के थ्रू अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो उसको बोलूंगा मैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, देखो समझना बहुत आसान है, खुद ही कर दोगे हाथ पेन उठाते ही, कि इसमें बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है 2 पॉइंट से अक्रॉस 0.2 वोल्ट का और उसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। ठीक है, अब देखो अभी बता के हटाऊं कि ओम का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 वोल्ट और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर। तो सीधा कुछ नहीं है, रख दो वैल्यू, आर इक्वल होता है वी अपॉन आई। वी की वैल्यू कितनी है? 0.1 और आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। जब फॉर्मूले को रखोगे यहाँ पे आर इक्वल हो जाएगा 0.05 ओम। ओके, और ओम का ये सिंबल होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, कभी भूल जाओ। ओके, ऐसी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है और इतने ओम उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूसर है। व्हाट विल बी द करंट? अब सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अब इसमें क्या दे रखा है? वी दे रखा है और आर दे रखा है, तो सीधी सीधी बात है करंट की वैल्यू फाइंड करा रहा है। वी दे रखा है, आर दे रखा है, और आई को इधर ले जाएंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई इक्वल टू हो जाएगा 24/60 और जब डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू होगी 0.4 एम्पियर, ये वाली। ओके, इसको एम्पियर में डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसको खुद सॉल्व करो, बहुत आसान है। देखो इतना करंट दे रखा है, इतना वोल्टेज दे रखा है, और व्हाट विल करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। ओके, इस इतने वोल्ट से कनेक्ट है। खुद ट्राई करना, और नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछ लेना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। इसमें सिर्फ यही बोल रहा है, देखो अभी बताया था मैंने कि V और I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने मीनिंग भी समझाया था कि अगर A क्वांटिटी बढ़ेगी तो साथों साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ओके, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो क्या होता कि एक बढ़ता तो दूसरा वाला घटता। ओके, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये होता है कि जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, देखो ये वाला जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे सपोज करो कोई कोऑर्डिनेट है। ओके, यहाँ पे अगर कोई x2 कोऑर्डिनेट आया तो फिर यहाँ पे, समझिए ना मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो ये इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, V और I का रेशो देखो ये ग्राफ में प्लॉट करा देते हैं फिर कभी कभी क्लास में टीचर्स। ठीक है, और ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।